अमेरिका के साथ भारत के कमजोर पड़ते रिश्तों को नई संजीवनी मिली है। ये संजीवनी दी है अमेरिकी राष्ट्रपति के उस फोन कॉल ने, जिसके जरिए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते पर जोर दिया। जिस बातचीत का करीब 3 महीने से इंतजार था वो पूरा हुआ और इसके लिए मौका बना प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ पीएम मोदी को फ़ोन किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, बल्कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के रिश्ते पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जिस युद्ध के लिए ट्रंप और उनके सहयोगी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, उस मुद्दे पर भी ट्रंप के रुख में ज़बरदस्त बदलाव आया है। ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी फ़ोन पर बातचीत बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने मोदी को फिर से अपना अच्छा दोस्त कहा और रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने में मदद के लिए शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि पीएम मोदी बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। मोदी और ट्रंप के बीच भले ही 3 महीने बाद ये बातचीत हुई हो, लेकिन दोनों के बीच बातचीत में काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिली। ट्रंप के फ़ोन के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो ठहराव आया था वो दूर होगा। बता दें कि इससे पहले मोदी और ट्रंप के बीच 17 जून को बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद 3 महीनों तक कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने उनसे दूरी बना ली थी। बताया जाता है कि इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार फ़ोन किया, लेकिन पीएम ने उनके फ़ोन का जवाब नहीं दिया। हालांकि कुछ दिन पहले जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत से दोस्ती की बात कही तो पीएम ने उनके बयान का स्वागत किया था। बावजूद इसके दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब जबकि ट्रंप ने खुद फ़ोन कर पहल की है तो पीएम मोदी ने भी उनकी पहल का सकारात्मक जवाब दिया है। बता दें कि ट्रंप पिछले कुछ वक्त से लगातार भारत के लिए अजीबोगरीब बयान देते रहे। इसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से हुई थी, जब ट्रंप ने यह दावा किया कि उनके कहने से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हुआ है। भारत की ओर से रुख साफ किए जाने के बावजूद ट्रंप बार बार सीज़फायर करवाने का दावा करते रहे, लेकिन अब तो खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी ट्रंप के दावे को दरकिनार कर दिया है। पाक विदेश मंत्री के बयान के बाद मोदी सरकार का ये दावा और मजबूत हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आया है। मोहम्मद इशाक डायर, जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आतंकी संगठन के जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। साफ है कि भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते रहे ट्रंप के तमाम झूठे दावों की पोल खुलती जा रही है। शायद यही वजह है कि ट्रंप एक बार फिर भारत से दोस्ती का पुराना रिश्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के रुख का सवाल है, तो मोदी सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि देश की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर ऐसी कार्रवाई दोबारा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर यही बात दोहराई। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ
कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता वरुण पुरोहित जी हैं, बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी जी जुड़ेंगे और विदेश मामलों के जानकार संदीप त्रिपाठी जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत ने कह दिया है कि घर में घुसकर मारेंगे, तो आपको तो खुश होना चाहिए। वैसे ये बात दीगर है कि शाहीन आफरीदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज होते हैं सबके। जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी को के अनुयायी मान लीजिए या फॉलोअर्स मान लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी को जो पसंद करते हैं, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो जब भी चुनाव होगा तो राहुल गांधी को पाकिस्तानी देखना चाहते हैं भाई वरुण पुरोहित जी, पाकिस्तानी लोग देखना चाहते हैं। नहीं, पाकिस्तानी, आपने शाहिद अफरीदी क्रिकेटर का नाम लिया, मैंने इसीलिए उसको अवॉइड किया। पाकिस्तानी कुछ नहीं देखना चाहते, वो तो कुछ ना कुछ न्यूसेंस, पाकिस्तान तो आई न्यूसेंस। जब से पाकिस्तान बना ही न्यूसेंस के लिए, अंग्रेज बना के उसको न्यूसेंस के लिए गए थे। और जहां तक अभी प्रधानमंत्री जी की बात है, अपने प्रधानमंत्री आज जन्मदिन है, उनको मैं बधाई देता हूं, बड़े बुजुर्ग हैं और उनके स्वास्थ्य की, उनके उम्र की, सबकी दुआ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कोई भी हो, दीपक जी आपने तो इतने प्रधानमंत्री देखे, जो भी हमारा प्रधानमंत्री द बेस्ट होता है वर्ल्ड में। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसके हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी का आपने स्टेटमेंट दिखाया, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो चाहे कोई भी भारत का दुश्मन हो, जो भी प्रधानमंत्री हो, सारा देश, सारा विपक्ष, सारा एक मुश्त होकर के उनके साथ खड़ा है। अब आपका प्रश्न है कि भाई क्या है, मैं समझ नहीं पाया आप क्या प्रश्न करना चाह रहे हो। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी ने स्टेटमेंट दे दिया, कल को कोई पाकिस्तानी स्टेटमेंट मोदी जी के लिए दे देगा तो क्या उसको हम मान लेंगे? हम क्यों मोदी जी के लिए नहीं देता है ना, यही तो बात है वरुण भाई, मोदी जी के लिए नहीं देता है पाकिस्तान। दीपक जी, वो तो भारत की तुलना इजराइल से कर रहे हैं, कट्टर इस्लामिक विरोधी देश। अब उनकी तुलना को हम क्यों मानेंगे? हम हमारे देश के लोग, आपकी बात मानेंगे, पाकिस्तान के पत्रकार की भी क्यों मानेंगे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की मानेंगे, उनके प्रधानमंत्री की क्यों मानेंगे? वहां के क्रिकेट खिलाड़ी की क्यों मानेंगे? वहां के वो लोग, मैं कह रहा हूं ना, मैंने आप किसी को कुछ भी कहलवा दो कहीं से, उससे क्या है? वो न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस होती है, जैसे वो एक पॉलिटिकल न्यूसेंस है वर्ल्ड मैप के ऊपर, ग्लोबल मैप के ऊपर, तो वो तो कभी ना कभी उसका खात्मा तो होना ही होना है। अगर मोदी जी के हाथ से होना है तो मोदी जी कर देंगे, जैसे इंदिरा जी के हाथ से 2 टुकड़े होने थे, हो गए। अब मान लो मोदी जी के श्रेय लिखा होगा, उसका खात्मा तो उससे हो जाएगा, या आगे का प्रधानमंत्री वो कोई बनेंगे भविष्य में तो उनके थ्रू हो जाएगा। तो जो स्टेट ही एक न्यूसेंस के लिए तैयार की गई थी, तो वो तो वहां का मनुष्य भी न्यूसेंस हो गया, वो आदमी रहे नहीं वो लोग, वो कोई मनुष्यता थोड़ी उनके अंदर। वो तो रोज तो भारत में कितनी आतंकवादी गतिविधि करते हैं और पूरा देश एक साथ खड़ा है। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए विदेशियों को कि कांग्रेस अलग है, कि बीजेपी अलग है, या प्रधानमंत्री जी से कोई अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। किसी बात को हम सहमत होते हैं, नहीं होते, अपनी असहमति व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, वो उसको अगर विदेशी उसको अलग समझते हैं तो उनकी समझ की मैं नहीं समझता कोई समझदारी की बात है। वो न्यूसेंस स्टेट है, न्यूसेंस ही रहेगी। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, क्या टैरिफ का टेंशन अब खत्म हो गया है आज की ट्रंप की फोन कॉल के बाद? संक्षेप में बताइएगा थोड़ा। जी, थैंक यू दीपक जी। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन पर बधाई आपकी तरफ से। और दूसरा ये है कि आपका जो सवाल है कि टैरिफ खत्म हो जाएगा, जो टेंशन है, मुझे नहीं लगता कि एक फोन कॉल से उनको जिस प्रकार से जन्मदिन पर बधाई दी गई अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, तो वो ये एक गेस्चर है, एक नॉर्म्स है, और कह सकते हैं कि एक एथिक्स है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, कि एक दूसरे के जो वर्ल्ड लीडर है वो संदेश भेजते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि एक आइस मेल्टिंग जरूर है, कि थोड़ा कहीं ना कहीं जो एक कम्युनिकेशन गैप था, वो एक ओपन होगा। और ट्रंप को ये एहसास हो चुका है कि हिंदुस्तान एक जो पूरा कन्वर्सेशन है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, उसको रीस्ट्रक्चरिंग हिंदुस्तान ही करेगा, अच्छी तरीके से एहसास हो चुका है पिछले 2 महीनों में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये टोन डाउन होगी। और ट्रंप को ये भी मालूम, जैसे बार बार कहते हैं कि बहुत अद्भुत हैं वो, बहुत अच्छे लीडरशिप है, तो अब ये 2 महीने, स्पेशली पिछले जो 1 महीने का टाइम था, ये बहुत ज्यादा ये टेस्टिंग ग्राउंड था ट्रंप के लिए, कि देखिए हमारे पास एससीओ भी है, ब्रिक्स भी है, और दुनिया का हर विकल्प खुला हुआ है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यदि आप टोन डाउन करना चाहें तो भारत की आवाज कमजोर पड़ जाए। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं शिवम त्यागी जी के पास। शिवम त्यागी जी, प्रधानमंत्री को बधाई आज 75वें जन्मदिन के लिए, 75 साल पूरे करने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का जो संकेत है कि आगे भी मौका लगा तो घर में घुसकर मारेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं आज के दिन?
देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो एक चीज ऐसी मानता हूं कि जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर, मैं मानता हूं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्थडे विशेस एक्सचेंज होना और ये सब एक कल्चर है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आई, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको बंद कराने के लिए मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया से विशेष निकल कर आई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खास तौर पर कहा आज कि ये जो टेररिस्ट हैं और ये जो परमाणु बम की धमकी है, इसके आगे भारत झुकने वाला नहीं है और डरने वाला नहीं है, बहुत साफ है। कुछ लोग पहले अभी कह रहे थे, आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले एक आतंकवादी इलियासी है, उसका वीडियो निकल कर आया जिसमें वो रो रहा है कि अजहर मसूद के जो घर वालों के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो 100 से ज्यादा आतंकवादी वहां पर मारे गए। हम यही बात कह रहे थे, भारत अब किसी भी चीज के सामने, इस तरह की धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अब हमारे भारतीय जो विपक्ष है उसने नहीं माना। हमने कहा, डीजीएमओ ने कहा, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, सबने बताया, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ नहीं था सीज फायर में और तमाम ऐसी सारी चीजें हुई। मुझे पूरी उम्मीद है, अभी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इसाक डार, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा ये बायलैटरल था। आज आतंकवादी कह रहे हैं कि हाँ हमारे 100 मारे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो विपक्ष है, वो इस बात को जरूर मानेगा। मैसेज बहुत साफ है कि इस देश पर अगर कोई चाहता है कि किसी भी तरह का दबाव बनाएगा, नहीं बन पाएगा। इस दुनिया में, वर्ल्ड ऑर्डर में भारत हर एक डिस्कोर्स का हिस्सा है ठीक है। और हमारा एक से है और चीजों को बेहतर करने में भारत की एक हमेशा भूमिका रही है और वो हमेशा रही। ठीक है, अब तो मान गए ना वरुण पुरोहित जी की अमेरिका ने नहीं कराया था सीज फायर, अब तो पाकिस्तान ने भी गवाही दे दी है। दीपक जी, मैंने आपको कहा भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पाकिस्तान जैसा ऑर्डर नहीं है, ना तो पूंजीवादी देश है अमेरिका के जैसे, लेकिन वो डेमोक्रेटिक है अमेरिका। वहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पाकिस्तान का हम किसी बात में रेफरेंस दें, न्यूसेंस स्टेट है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने, जब आप ऑपरेशन सिंदूर था, सारा देश एक साथ खड़ा था। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जिसके मन में, आप भी तो मुझसे अलग प्रश्न पूछ रहे हो, दूसरे पैनलिस्टों से अलग पूछ रहे हो, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। तो विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछा, अभी देश पे कोई हमला होएगा तो आप क्या समझते हो कोई और कोई होगा तो क्या मोदी जी के साथ? मोदी जी नहीं है उसमें, देश का प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा 150 करोड़ आदमी खड़ा है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। कभी कोई प्रधानमंत्री देश का झुका है क्या कहीं बाहर जाकर के? कभी नहीं झुका। विपक्ष का रोल जो है, जब हम इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं आकर, तो विपक्ष अपने प्रश्न उठाता है। उसका विदेशी मुल्क से क्या कोरिलेशन है? विदेशी मुल्क उसको, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, न्यूसेंस स्टेट है, वहां के विपक्ष के नेताओं ने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्या? उनको, उनकी जो फॉर्मेट है ना, एक मिलिशिया फॉर्मेट है, मिलिशिया भी नहीं, एक आतंकवादी फॉर्मेट है। तो वो उस हिसाब से टेररिस्ट स्टेट है, तो वो समझते भाई टेरर के हिसाब से काम। हिंदुस्तान का सेटअप ही अलग है, भारत का एक अलग मतलब फिलोसफी है। तो उसके अंदर विपक्ष भी, कितनी विपक्षी पार्टियां हैं, अलग अलग अपना अपना रोल निभाती है, अपने हिसाब से प्रश्न पूछते हैं। तो वो तो पूछना भी चाहिए। लोग, जीवंत लोकतंत्र का मतलब ही यही है। तो वो लोग पाकिस्तानी इस बात को नहीं समझते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे जैसे संसद चलती हो, ठीक है, अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, सबको उसमें डिस्कशन पार्ट लेना चाहिए। इस चीजों को सुधार विपक्ष को और सरकार को करना चाहिए कि मेल जोल बढ़ाए, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, सब पूरी दुनिया में हमारी पिक्चर जाती है। तो पार्लियामेंट चलनी चाहिए, पार्लियामेंट में एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए हर बात की। तो दोनों ही पक्षों को उसमें एक सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। पिछले पूरे संसद के सत्र में किसने इंस्टॉल किया था हाउस को, ये भी तो याद रखिए। जवाब उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आपने प्रश्न नहीं पूछा ना, आपने प्रश्न नहीं पूछा, उसके बाद भी मैंने प्रश्न आगे होकर उठाया ना कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष जो है उनको एक सामंजस्य से बैठाना चाहिए, जिससे संसद चले और संसद में एक सकारात्मक चर्चा हो, जिससे और जीवंत लोकतंत्र में और क्विक जवाब उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे पास अन्य खबरें भी हैं, लेकिन आप लोग भी बने रहेंगे मेरे साथ। दीपक जी, देश का मीडिया, आप, इस देश का डीजीएमओ, इस देश की सेना, इस देश की फौज, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी, इस देश के प्रधानमंत्री सब बताते रहे कि भैया ये बायलैटरल था, बायलैटरल था, बायलैटरल था, किसी ने सीज फायर के लिए नहीं कहा। रोजाना चिल्लाते रहे। कांग्रेसी राहुल गांधी खुद कहते थे, वो ट्रंप ने फोन किया कि मोदी को, ये जो तू कर रहा है ना, इसको बंद कर दे, तुरंत बंद कर दिया, तब तक नहीं माने। अब क्या करूं मैं? कुछ लोग पाकिस्तान परस्त लोग हैं, वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री को मानते हैं, तो आज उसने भी स्टेटमेंट दे दिया। कुछ लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं, आतंकवादी ने भी बोल दिया। अब तो मानोगे? हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि बायलैटरल, लेकिन अब मान नहीं रहे थे, लड़ रहे थे और सरेंडर और ना जाने कैसी कैसी फप्तियां आप गढ़ रहे थे। अब मजबूरी है कि जो जिनको आप मानते हो उनकी भी स्टेटमेंट आ गई, तो मैंने उनके बारे में बता दिया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये नहीं है
कि विदेशों पर बात करो, विदेशों का विश्वास करो, दूसरों के राष्ट्रपति को मानो, आतंकवादियों को मानो, विदेशों को मानो, दूसरों की मीडिया का हीरो बनो, ये मतलब नहीं है। लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि इस देश में डिस्कोर्स होना चाहिए, इस देश को मजबूत करने वाला। और वरुण पुरोहित जी की बात से मैं सहमत हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, 140 करोड़ का देश है, लेकिन इसके साथ एक लाइन और ऐड कर दीजिए, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता भी हमारे पास ही है। आज दुनिया में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये सारी चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ये अविस्मरणीय है। ये बताता है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी की ख्याति जो पिछले 11 साल में बढ़ी है, वो अविस्मरणीय है। एक आदमी कहां से कहां कितना बड़ा शिफ्ट हुआ है और किस तरीके से भारत ने अपनी बात रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका वर्ल्ड ऑर्डर पर निभाई है, ये सबके सामने है भाई। ठीक है। तो जब देश को मजबूत बता रहे हो, थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को भी बता दो। लोकतंत्र में ऐसा कह देना कोई बुरा थोड़ी हो जाएगा। पूछूंगा उनसे कि प्रधानमंत्री मजबूत शख्सियत है कि नहीं, ये बात मैं पूछूंगा अभी वरुण पुरोहित से। एक तरफ पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन पर ट्रंप और पुतिन समेत दुनिया के कई ताकतवर देशों ने बधाई दी है, तो दूसरी ओर इस मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के रूप में इसे मना रही है। इसके तहत देश भर में बीजेपी के नेता जन सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें स्वच्छता अभियान से लेकर रक्तदान जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, तो यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई नेता शरीक हुए। उधर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में पूरे मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का पूजन हुआ। इसके अलावा कहीं स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, कहीं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, तो कहीं प्रदर्शनी लगाई गई। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरे देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मध्य प्रदेश के धार में मेक इन इंडिया का नारा बुलंद किया। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है। आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का नारा दिया तो पूरी पार्टी स्वदेशी को बढ़ावा देने के अभियान में जुट गई। पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मौके पर आम जनता के बीच पहुंचे और देश के लिए सेवा भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक सब उस मुहिम में शामिल हैं और सबने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे। ये घटना जब मुझे याद आती है तो मेरे साथ प्रबंधक की चिंता मैं भी करता हूँ। उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ। मैं अशोका रोड पर रहता था, रेजिडेंस पर। अध्यक्ष जी, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे। 17 में मैं मुख्यमंत्री बना था और मैं नवंबर 17 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट यूपी में। मैंने कहा आप देखें, आज देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी में आता है, ये उनके विजन के कारण। इस बेहद खास मौके पर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए होड़ मची रही। राजनेता हो या अभिनेता, कॉरपोरेट सेक्टर हो या खेल जगत की हस्तियां, सबने प्रधानमंत्री को सालगिरह की शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड से तो पीएम मोदी को बधाई देने वालों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी रही। शाहरुख से लेकर आमिर खान तक और जैकी श्रॉफ से लेकर रजनीकांत तक सबने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की।
श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सरकार और पार्टी की तरफ मौजूदा सरकार के संकल्प के साथ साथ उसकी उपलब्धियों को भी देश के सामने रखा जा रहा है। मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल में जो बड़ी योजनाएं चलाई गई, गरीबी और बेरोजगारी के मोर्चे पर जो काम किया गया और देश को आर्थिक और सामरिक ताकत बनाने के लिए जो कदम उठाए गए, उसकी चर्चा की जा रही है। अगर इन योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को बैंक खाते खोले गए। किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 10 करोड़ किसानों को सालाना 12,000 रुपये की मदद दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को घर दिए गए। इसी तरह उज्ज्वला योजना की बात करें तो 13 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को मुफ्त गैस का लाभ मिला। इसके अलावा मुद्रा योजना से करोड़ों लोगों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया, तो स्वच्छ भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिली। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। डिजिटल इंडिया से लेकर डिफेंस सेक्टर तक उपलब्धियों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से ये 10 से 11 साल में पूरा राजनीतिक डिस्कोर्स जो था वो बदल गया। वो प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत ही चुनौती के रूप में लिया था और बदला था। पहला तो बदलाव ये हुआ कि एक आत्मविश्वास उन्होंने पैदा किया है 11 सालों में कि हर व्यक्ति में कि ये हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, ये घटनाक्रम हट गया। दूसरा एक था पोलराइजेशन का और हिंदू मुस्लिम्स की राजनीति थी। उन्होंने बहुत ही तरीके से कोशिश की, हालांकि अभी भी आरोप लगते हैं कि वो हिंदूवादी राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा एक तरीके से ये मैसेज दिया और अपने योजनाओं के कि वो लाभ जो भारतीय हैं, किसी भी धर्म के हों, वो भारतीय हैं, ज़रूरतमंद हैं तो उनको लाभ पहुँचे और वो पहुँचाया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ वरुण पुरोहित जी है कांग्रेस से और शिवम त्यागी जी है बीजेपी से। वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 11 साल बेमिसाल रहे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? बोल दीजिए भाई, आज आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं उनके लिए, तो ये भी बोल दीजिए कि 11 साल बेमिसाल रहे मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए तो रहे, आप सही कह रहे हो, मोदी जी के लिए तो 11 साल बेमिसाल ही रहे, लेकिन क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, ये तो आपने कहा मोदी जी के लिए रहे, मैंने उसी की बात कर ली। मैं देश भी जोड़ देता हूं। कई चीजें नुकसानदायक भी रहे, लेकिन कई चीजें फायदेमंद नहीं रही आम आदमी के लिए। नोटबंदी से लेके आज लोग परेशान, बेरोजगारी, महंगाई बहुत है, लेकिन आज मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि रोज अपन जिन चीजों पे चर्चा करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, अगर बीजेपी की, जैसे आजकल बीजेपी के तो जो जितने भी लोग हैं उनके तो मोस्टली लोगों के मन से जहरीले शब्द खत्म ही नहीं हुए। वो तो आज विपक्ष को, आज के दिन तो उनको कहना ही नहीं चाहिए विपक्ष को कुछ, भाई हमारा देश है, हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसको उत्साह से मनाइए, जो भी क्रिटिसिज्म करना है कल करेंगे। फिर भी आप प्रश्न पूछ रहे हो तो महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रश्न है। इनके आंकड़ों की जगलरी से कोई किसी का पेट नहीं भरता। मैं किसी को दोष नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन 11 साल में नोटबंदी थी, कितने लोग मर गए, उसके बाद आज दिन तक इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी टूट गई, लोग खड़े नहीं हुए। मैं तो गांव-गांव घूमता हूं, आप तुम मेरे से ज्यादा जानते हो लोगों का क्या हाल, बुरा हाल हो रखा है। जो आप डिजिटल कर रहे हो, डिजिटल से रोटेशन ऑफ मनी खत्म हो गया। अभी तो टीवी पे बैठा देंगे, इकोनॉमिस्टों ने कह दिया, ये कह दिया, पर आम आदमी का जो ट्रांजेक्शन होता है ना डे टू डे, वो ग्रामीण इकोनॉमी से चलता था। अरे गांव में रुपया घूम घूम के 100 रुपए 10,000 बन जाता था शाम तक। अब वो खत्म हो गया। अब वो क्योंकि खत्म हो गया, आपको डॉलर पे भी, डॉलर ये भाव हो गया, पौंड ये भाव हो गया, इसकी
हमने कभी जीवन में कितनी बार वैश्विक मंदी हुई, उसके बावजूद भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी आप क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कर दिया, ये कर दिया, तो आपको डिजिटल पेमेंट कर रहे हो, डिजिटल की कई चीजें ऐसी हैं जो नुकसानदायक आम आदमी के लिए बड़ी परेशानीदायक है। उसके बावजूद भी ठीक है, 11 साल में कम से कम एक ठीक है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिला हुआ। क्योंकि कई चीजें ऐसी, जैसे मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री में, सारे देश के हमारे जितने भी हुए मजबूत हुए, शानदार हुए, उसका ग्लोबल लीडर ही हुए। लेकिन मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों से मैं कभी सहमत नहीं रहा, ऐसे मोदी जी की आर्थिक नीतियों से भी सहमत नहीं। जहां तक विदेशी पॉलिसी की बात है, कई बार ऊंच नीच हुई है, लेकिन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद कई पैटर्न बदलते हैं रोज राजनीति के, तो उसमें मैंने कभी भी विरोध नहीं किया इस बात का। क्योंकि जैसे चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका के, ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत से चीज देखनी पड़ती है जो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इंटरनल लेवल पर आप देखोगे, लोकल लेवल पे देखोगे, आम जनता के लिए देखोगे, तो उसको किसी को कोई सुकून मिला हुआ नहीं है। अब ये तो कुछ भी अपने ढोल बजाते रहे, उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज के दिन बहुत ज्यादा कोई सुकून नहीं मिला शिवम त्यागी जी, आपने 11 साल में कोई सुकून नहीं दिया। महंगाई वही, बेरोजगारी वही, नोटबंदी। वैसे आपको पता है महंगाई की दर क्या चल रही है अभी वरुण भाई? 2 चल रही है। मैंने क्या कहा आपको? आंकड़ों की जगलेरी बोला था मैंने आपको, आंकड़ों की जगलेरी बोला था मैंने आपको। आप चलना मेरे साथ, सुबह चलो, सब्जी मंडी चलो, फ्रूट मंडी, फ्रूट तो खाना भूल गए बच्चे। आप क्या बातें कर रहे हो? इनके आंकड़ों की जगलेरी में जवाब किसी भी सरकार हो, कांग्रेस बीजेपी, आम आदमी का पेट नहीं भरे जब तक कितनी फीस बढ़ गई बच्चों की, लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाए निकाल के सरकारी स्कूल में। मैं तो उदाहरण दूं, नाम लेके आप चाहो तो, लेकिन उससे कुछ होना नहीं ना जब तक राजनेता सारा तंत्र। ठीक है, शिवम को जवाब देने देते हैं वरुण भाई, शिवम को जवाब देने देते हैं। शिवम जी 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 जी। दीपक जी, मैं आपके आंकड़े गलत, मैं भी गलत, भाजपा भी गलत, नरेंद्र मोदी जी भी गलत। देश में बहुत गरीबी है, लेकिन किसी को तो मानते ही होंगे वरुण पुरोहित जी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर में जितनी बार भी बुरा हाल हुआ, महंगाई बढ़ी, हिंदुस्तान हमेशा स्टेबल रहा। आज भी वही हाल है। दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज 1.5% से बढ़ रही है, हम 6.5% से। चलो हमें मत मानो, हम आंकड़ों की जादूगरी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF, किसी को तो मानते होगे भले मानस, किसी को तो जानते होगे, किसी के डेटा पे तो ट्रस्ट होगा। तो जिसका मर्जी उसी का डेटा उठा लो, हम बेहतर स्थिति में। अब दूसरी चीज, नहीं आपस में लड़ते नहीं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई इस देश में लीडर तो मजबूत ही रहे और हमेशा अच्छी चीजें रही, और जाहिर है कि कहीं ना कहीं मोदी जी तो मजबूत हुए, देश में कहीं ना कहीं दिक्कत कई समय पर रही। भैया नरेंद्र मोदी जी के ना तो उनके बाद उनके बच्चे हैं, जो उनके मजबूत होने से उनका परिवार मजबूत होता है, देश मजबूत नहीं होता। ना उन्हें आगे किसी को अपनी जो इनहेरिटेंस पास करनी है, ना किसी को गद्दी देनी। इस देश में पहले तो ऐसा हुआ है कि नेता मजबूत हुए, और अगर उनके बाद उनकी मजबूती किसी को ट्रांसफर हुई तो उनके परिवार को ट्रांसफर हो गई, देश को फायदा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के समय में ऐसा नहीं है। अगर देश मजबूत होगा तो ही नरेंद्र मोदी जी मजबूत है। दोनों एक साथ पैरेलल है मजबूत होने की स्थिति में, क्योंकि उनके पास इनके बाद मजबूती को कहीं ट्रांसफर करने की जगह ही नहीं है। पहले जरूर ऐसा होता था कि इंदिरा जी मजबूत थी, देश नहीं कई जगह मजबूत रहा, तो वो मजबूती जो है बच्चों को ट्रांसफर हो गई। यहां से मजबूती किसको जाएगी? किसी को भी नहीं। तो विषय बहुत साफ है, देश भी मजबूत हाथों में है, देश मजबूत है, प्रधानमंत्री मजबूत है, देश की इकोनॉमी मजबूत है, देश की फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, देश की डिफेंस पॉलिसी मजबूत है, और देश हर तरीके से प्रगति कर रहा है। हो सकता है कि वरुण जी और तमाम लोग भाजपा की ना माने, संभावनाएं हैं क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन दुनिया में कोई पैटर्न, कोई ऑर्डर उठाकर देख लीजिए, कोई अप्रूवल रेटिंग उठाकर देख लीजिए, कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम उठाकर देख लीजिए, हर एक व्यक्ति यही कहता है कि पिछले 11 साल में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है वो एक अलग तरीके से मील का पत्थर साबित हुआ। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 सेकंड में और खत्म कर दूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 70 साल की उम्र में गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि अब से कुछ समय बाद इस देश में और दुनिया में ये बात को विश्वास करना लगभग असंभव हो जाएगा कि हाड़ मास का एक गांधी जी जैसा आदमी इस धरती पर चला था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जब हिंदुस्तान का इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये लोग विश्वास करने में भी बड़ी मुश्किल करेंगे कि जहां आमतौर पर नेताओं को कहा जाता था कि काम नहीं करते, कोई इतना कर्मठ, मजबूत और ताकतवर नेता मोदी जी जैसा इस देश में हुआ है।